बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम के तमाम खैरियत से होंगे और घरों में खैरियत आफियत होगी और अल्लाह के फजल से आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस अपनी कर रहे होंगे। और जिस तरह होम्योपैथिक चाह रही है, जो ऑर्गेनिक चाह रही है, जिस तरह हानेमन ने चाहा और जो इसका फ़लसफ़ा है उसके मुताबिक आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कामयाबियाँ भी आपका कदम चूम रही होंगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि देखिए, होम्योपैथिक बनने के लिए ना, अगर हम कह दें सिर्फ होम्योपैथिक, तो कुछ भी नहीं बनेगा। आप डॉक्टर हैं, एक आपके नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, आपके नाम के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर लग गया है, आप मसीहा बन गए हैं। आपको मसीहा का मतलब नहीं पता कि मसीहा का क्या मतलब है, और आप होम्योपैथिक डॉक्टर लेकर आप मसीहा हैं। लोग तो आपके पास आते हैं कि या डॉक्टर साहब हमारा मकसद हल करें, हमारी बीमारी हल करें, आप ठीक करें। हालांकि वो तो डॉक्टर को कहते हैं ठीक करें, ठीक तो अल्लाह ने करना है। तो डॉक्टर साहब आपके हाथ में बड़ी शिफा है, आप ठीक कर रहे, बस हमने सुना है, तो ठीक तो अल्लाह ने करना है। लेकिन आप देखें कि उसकी वर्डिंग क्या है, वो क्या समझ के आ रहा है आपको। चाहे वो गलत कह रहा है, शिर्क कह रहा है हल्की सी, लेकिन आपको फिर चाहिए कि आप उसी तरह उसको ट्रीट करें। तो होम्योपैथिक डॉक्टर ये एक आम नाम नहीं है। अगर आप इसके डेफिनेशन पे जाएं तो आप परेशान हो जाएंगे कि होम्योपैथिक किसको कहते हैं, डॉक्टर किसको कहते हैं। शायद अगर मैं गलत ना हूँ, कई लोगों ने कहा हुआ है, कई दूसरे स्कूल ऑफ थॉट लोगों ने कहा हुआ कि जहाँ दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से शुरू होता है। मैं ये कह रहा था कि देखिए, आपने होम्योपैथ बनना है ना, आप डॉक्टर बने हैं, आपके घर वालों ने सोचा कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने हैं, आपने किसी स्टेज पे सोचा हमने डॉक्टर बनना है, होम्योपैथ बनना है। तो होम्योपैथ डॉक्टर कोई कम क्वालिफिकेशन नहीं है। आप जो कुछ पढ़ते हैं वो इतना एडवांस है कि सुपर देन साइंस, इसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कि जो लोग इलाज कर रहे हैं ये आपके साइंस को भी पीछे छोड़ा हुआ है। क्यों कि हमारी पोटेंटाइजेशन जो है, पोटेंटाइजेशन ऐसी है कि इसमें पोटेंसी बनती है, इसमें फिर वो ताकत उसकी ज़्यादा होती है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि ताकत नजर ही नहीं आती कि मेडिसिन क्या थी। एक स्टेज ऐसी आती है, तो ये स्टेज कौन सी होती है, ये फिर ज़रा सोचिए कि स्टेज कौन सी है। कि एक स्टेज ऐसी आ गई कि ताकत नजर ही नहीं आ रही लेकिन दवाई काम कर रही है। आदमी मुंह से कुछ नहीं कह रहा लेकिन उसका दुआ कबूल हो रही है। आदमी किसी के लिए दुआ कर रहा है और सिर्फ इशारों से सोच रहा है या आंखों से सोच रहा है, तो उसकी दुआएं पूरी हो रही हैं। एक चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये जो काम हो रहा है, ये मेरा अपना नज़रिया है कि 4 डायमेंशन में हम जाके काम करते हैं। जो चीज़ नज़र नहीं आती वो 4 डायमेंशन में होती है। वो काम जो नज़र नहीं आ रहे 4 डायमेंशन में हो रहे हैं। जैसे आप देखें कि टेलीपैथी है, ठीक है, फिर रेडियोनिक पैथी है, इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं कि आप यहाँ से बैठ के अमेरिका में भी इलाज करते हैं, आप यहाँ से अपने ख्यालात बेचते हैं, बहुत सोचते हैं किसी के बारे में, उसका फ़ोन आ जाता है। अब बड़े अरसे से सोचे नहीं, उसका फ़ोन नहीं आया, आप सोच रहे कि यार वो मेरा कज़न है अमेरिका गया हुआ है, कैसा होगा। फिर सोचा तो दूसरे दिन उसका फ़ोन आ जाता है। कैसे आता है भाई ये फ़ोन, कौन सी ताकत है आपके वर्ल्ड जो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ऐसी बन गई कि 4 डायमेंशन में चली जाती है। आप ये देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तो एजुकेशन ही नहीं है, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट हेल्थ प्रोवाइडर, लेकिन वो ठीक कर रहे हैं मरीज। वो कैसे कर रहे हैं, आप चले जाएं, कितने लोग बैठे हैं जो तवीज़ों से ठीक कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं जो फूकों से ठीक कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं जो सिर्फ लिख के देते और ठीक कर रहे हैं। आखिर अगर हम उसको मजाक समझेंगे कि तो फिर लोग क्यों जा रहे हैं भाई। अगर फर्क पड़ता है तो लोग जाते हैं ना, वरना तो लोग कहाँ जाएंगे।
मैंने ऐसे भी बड़े बड़े डॉक्टर देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि एक से एक आला उसके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक आला से आला उसके बाद डिप्लोमा, एक आला से आला डिग्री, एमबीबीएस की, एफएससीएस किया, जाने एमफिल किया, एमएस किया, क्या क्या किया, और बैठे हैं स्पेशलिस्ट मरीज एक नहीं है, और एक सामने उसके बैठा हुआ डिस्पेंसर जो सिंपल डॉक्टर रश लगा हुआ है। तो आखिर देखे ना, सर्टिफिकेट पे रश आना है, क्वालिफिकेशन पे रश आना है, या रश किसी और चीज में आना है। तो ये हमारे जितने हैं मतलब तवीज़ों वाले और दूसरे तीसरे जो तरीके करते हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद विजिट किया, इस काम के लिए किया, देखो कि वो ऐसे लोग भी बैठे हैं कि सिर्फ हाथ से ऑपरेशन करें, ये हाथ खींचा, चलो भी ऑपरेशन हो गया, आपका पित्ता ठीक हो गया, आपका जिगर ठीक हो गया, और मरीज ठीक हो रहे हैं तो वहां लाने लगी है भाई। वरना इतना बड़ा दावा करना कि मैं हाथ से ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो मरीजों की लाने क्यों लगी है? मरीज इतना बेवकूफ़ है तो वो देख रहा है ना कट लगा, ना टांके लगे, ना दवाई मिली, और ना ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, एक चारपाई पे लटा के उसका ऑपरेशन किया गया है, और 10 में से एक मरीज, 2 मरीज ठीक हो रहे हैं। बाकियों के कितने ठीक हो रहे हैं? जो क्वालिफिकेशन वाले हैं, जो डिग्री वाले, कितने पे ठीक? 10 में से 10 ठीक हो रहे हैं, किसी के पास भी नहीं। तो ये अल्लाह ने जब कुरान में कह दिया कि हर मर्ज का इलाज है, फिर है, और जिसका नहीं है तो नहीं है, जिससे नहीं ठीक होना तो नहीं ठीक होना, मौत भी है। बीमारी का मतलब मौत नहीं है, और सेहत का मतलब जिंदगी नहीं है, समझ लीजिए। तो होम्योपैथ बने, सोचे, अपने माइंड में फीड कर लें कि हमने होम्योपैथ वो बनना है जो होम्योपैथ डिमांड करता है, जो होम्योपैथी की डेफिनेशन है कि हम माइंड से ट्रीटमेंट करेंगे, हम मोडेलिटी से ट्रीटमेंट करेंगे, एग्रीवेशन से करेंगे, एमेलोरेशन से करेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे करेंगे, हर बीमारी का इलाज करेंगे, हर बीमारी के नाम पे इलाज करेंगे। लेकिन तरीकाकार हमारा अपना है, माइंड सिम्टम ले, टोटलिटी ऑफ सिम्टम ले, जनरलिटीज ले, पीक क्वालिटी सिम्टम ले, एग्रीवेशन ले, थर्मल सिम्टम ले, तो आप कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल माइंड में इस चीज़ को डाल लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, और आपके पास जो लोग आते हैं वो आपको बसिया समझ के आते हैं, और आपने उनके लिए इतनी मेहनत करनी, इतनी मेहनत करी है कि अल्लाह देख रहा है कि आप उसकी सेहत के लिए, उसकी रिकवरी के लिए, उसकी सेहतयाबी के लिए कितनी सोच रख रहे हैं। डिग्रियां फिर पीछे चलेगी, कितनी सोच रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपके ज़हन में वो दवाई डाल देता है, आपके ज़हन में वो दवाई आती है जिसमें शिफा होती है, अल्लाह ताला शिफा डाल देता है, वो मरीज ठीक हो जाता है। बहरहाल आज हम हस्ब दस्तूर करते हैं कि अल्लाह ताला की सिफत का, आज की अल मानियो जल्ला जलालु। अब ये देखिए कि अल मानियो का मतलब है रोकने वाला। अल्लाह क्या रोकेगा भाई, कि कैसी सिफत आ गई? अल्लाह भी कुछ रोकेगा? अल्लाह तो देता है, और भाई अल्लाह भी रोकता है, अल्लाह भी रोकता है। अल्लाह ने भी एक सिस्टम बनाए हुए हैं, चांद को रोका हुआ है, कितने साल हो गए? अननाउन ईयर्स। सूरज को रोका हुआ है, अपने मदार पे चल रहा है, चांद अपने मदार पे चल रहा है, और ये चांद एक चांद नहीं है, ये सूरज एक नहीं है, इससे बड़े बड़े स्टार है गैलेक्सीज में, और एक गैलेक्सीज में खरबों स्टार्स हैं, सितारे हैं, चांद जितने हैं, चांद से बड़े हैं, सूरज से बड़े हैं, हमारी ज़मीन से बड़े हैं, और गैलेक्सीज भी पता नहीं कितनी, अनकाउंटेबल। कुरान में पहले आ गया था कि आप गिन नहीं सकेंगे, आज साइंस कह रही है हम गिन नहीं सकते अरबों खरबों में। जरा अल्लाह की कुदरत तो देखें कि खरबों स्टार जो हमारी ज़मीन से बड़े हो सकते हैं, कितने अल्लाह ने रोके हुए हैं। अल्लाह रोक रहा है उनको, अल्लाह रोकता है। अल मानियो, अगर किसी को रोकना है तो रोक रहे हैं, किसी को इज्जत देनी है तो अल्लाह ने देनी है, रोका हुआ जिल्लत से। लेकिन जब जिल्लत देनी है तो इज्जत को रोक दी, जिल्लत मिल रही है उसको, जिसको शफा देनी है तो शफा मिल रही है, जिसको शफा नहीं देनी, शफा रोकी हुई है। लगा लो जोर, कर लें हर इलाज, चले जाए हर तरफ, जहां मर्जी चले जाए, किसी हर साइड पे चले जाए, किसी स्कूल ऑफ थॉट पे चले जाए, 3 तावीज़ धागों में चले जाए, 4 डायमेंशन में चले जाए, जिस ट्रीटमेंट में चले जाए, लेकिन अल्लाह ने रोकी है तो रोकी है। ये अल्लाह है, जिसको चाहता है बादशाह बनाता है, जिसको चाहता है उतार देता है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, ये तो अल्लाह की कानून है।
इसलिए आप ये देखिए कि हर अल्लाह ताला की सिफ्त है अलमान्य। जब आप इस सिफ्त का विर्द करेंगे तो आप में ये सिफ्त थोड़ी सी शामिल हो जाती है। फिर उसके लिए आपको पहले हमारे फ़र्ज़ भी अदा करने, हमारी सुन्नतें भी अदा करनी है, मुसलमान से मोमिन बनना है, और फिर आप देखिए कि इस सिफ्त पे आए तो फिर जब मोमिन बन जाते तो क्या होता है। मुसलमान तो हम सब हैं, बाय बर्थ हैं, बाय नेम है, बाय अपना ख़ानदान है, फैमिली है, लेकिन मुसलमान सही बनना है, फिर मोमिन बनना है। जब मोमिन बनते हैं फिर क्या होता है? मोमिन वो होता है, कह दिया अल्लाह तू जो कह रहा है वही करूँगा, अल्लाह जो तूने मना कर दिया वो मना मेरे लिए, या अल्लाह जो हराम कर दिया वो हराम हो गया, या अल्लाह जो हलाल कर दिया वो हर मौके पे हलाल हो गया, जो कह दिया वो कर रहे हैं, जो जिससे रोके मैं रुक जाऊंगा। तो तेरे सिवा कोई शरीक नहीं है, और हमेशा तेरे पे तवक्कल रहेगा, मेरी जिस्म से, मेरी बातों से, मेरे जेस्चर से तवक्कल नजर आएगा, और फर्ज पूरे करूंगा, नमाज रोज़ा हज और फर्ज है सारे पूरे करूंगा। तो फिर अल्लाह कहता है मोमिन। फिर मोमिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया, मुसलमान के बारे में नहीं फरमाया, कि जब मोमिन बन जाता है तो अल्लाह कहता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका बाजू बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ। तो अल्लाह ने सिर्फ दे दी ना। तो अल्लाह मान्य हो, अल्लाह रोकने वाला है, जिस चीज़ को रोकता है फिर रुक जाती है, और जो अच्छी चीज़ दे रहा है वो दे रहा है। तो आप अलमानियों की इसको विर्द करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीज़ रोकनी है उसको रोकना है, कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैंने करना है तो ये करना है। आप डबल माइंडेड नहीं रहेंगे, आप फौरी डिसीजन लेंगे कि मैंने करना क्या है और किस चीज़ से रोकना है रोके। एक मर्द है ना, आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जितने हैं डिप्रेशन के केसेज, ये तो आधे से वैसे ठीक हो जाएगी। डिसाइड करें कि आज के बाद मैंने सोचना ही नहीं, जब अल्लाह पे तवक्कल हो गया मैंने नहीं सोचना कि ये बीमारी से ऐसा होगा या ऐसा होगा। उसको डिसाइड करें, कल माने का विर्द करें। बहरहाल इसके बाद देखें कि हमारा 5 मिनट 7 मिनट होता है माइंड पे डिस्कस करने का, क्योंकि माइंड के बगैर आप होम्योपैथी नहीं कर सकते, माइंड के बगैर आप होम्योपैथी को जीत नहीं सकते, माइंड के बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। माइंड, हर प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हो रही है, हर गमी, हर खुशी, हर डिफिकल्टी, हर फैसला यहाँ से स्टार्ट है आपके। आप सोचते हैं तो वो होता है, आप अच्छा सोचते हैं वो होगा, आप बुरा सोचते हैं वो हो गया। और इतना अच्छा सोचा, इतना पक्का सोचा, इतना डीप जाके सोचा कि वो सोच आपके सबकॉन्शियस में चली गई, और जब सबकॉन्शियस में चली गई तो बस फिर अंदर जाके उसने अपनी जगह बनाई, और उसने डिसाइड जो आपने सोच लिया कि इतने साल बाद ये होगा, इतने साल बाद ये होगा, इतने साल बाद ये होगा, मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, मैं क्लिनिक खोलूंगा, मेरे मरीज होंगे, तो इनकम होगी। अगर ये थॉट गुड थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, और मैं मेहनत करूंगा पेशेंट के लिए, ये थॉट आपके सबकॉन्शियस में चलेगी तो ये ऑटोमेटिकली सब होगा। कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है। अब कॉन्शियस में क्या आप देखें, ये कॉन्शियस में ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ बोल रहा हूँ, मुझे पता है पंखा चल रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक मेरा स्टीयरिंग मुड़ रहा है, मुझे पता है जिस तरह मुड़ना है, मेरे कॉन्शियस पे है। फिर ब्रेक लग रही है, क्लच लग रहा है, गियर चेंज हो रहा है, सब चीज़ चेंज हो रही है। अगर बेल्ट भी चलते चलते मुझे पता है कि स्टेज पे आके मैंने बेल्ट बांधनी है, बेल्ट भी खुद बांध रही है, और स्टेज पे आके बेल्ट उतारा तो उतर रही है। ये कॉन्शियस में भी ये काम हो रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियस पे जो आपके काम फीड हो जाएंगे, जो आपके ख्यालात फीड हो जाएंगे, जो आपके फ्यूचर प्रोग्राम हैं, एम्बिशियस है, कुछ गोल हैं, उसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर वो वहाँ फीड हो जाएंगे तो वो उसी टाइम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह उसका रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथी में ये है कि जैसे क्लियर है, क्लियर सिम्टम्स हैं, नहीं ठीक हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया, नहीं ठीक हो रहा, आप दे रहे हैं रस्टा, आप दे रहे हैं ब्रायोनिया, आप दे रहे हैं काल्चिका, आप दे रहे हैं कालियाडाइड, आप दे रहे हैं ब्रायोनिया, आप दे रहे हैं फार्मिका रूफा, आप दे रहे हैं कलकेरिया फ्लोर,
आपने सब चीज़ों को देखा, आपने मेडोरिनम दे दिया, आपने नक्स दे दी, आपने सिफ्लाइनम दे दी, मक्सल दे दी, ट्यूबर दे दी, आपने सब तरफ से कंट्रोल कर लिया। आपने मियाज़मेटिकली देख लिया, आपने मोडेलिटिकली देख लिया, आपने थर्मल देख लिया, आपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे देख लिया, आपने एग्रीवेशन पे देख लिया, एम्यूलेशन पे देख लिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। पढ़ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ रहा है ना, जैसे किसी पेन किलर से वक्ती पड़ता है आपसे भी पड़ता है। होता क्या है, वो 1 महीना आएगा, 2 महीने आएगा, तीसरे महीने नहीं आएगा, बस वो वैसे ही फर्क पड़ रहा है वक्ती। तो इसको परमानेंट करने के लिए माइंड है क्या, कि उसके माइंड में कुछ ऐसी सिम्टम है, उसके माइंड में कुछ ऐसी सेपरेट चीज है जो दूसरे के माइंड में नहीं है। इसके माइंड में कोई ऐसी चीज डेवलप हो चुकी है जो बाकी घर वालों के माइंड में नहीं है। इसके माइंड में कोई ऐसी चीज है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है, या इसके माइंड में कुछ ऐसी है कि लोगों के लिए वो डिस्टर्ब है लेकिन उसके लिए खुशी है, वो उसमें खुश है बड़ा। जैसे प्लाटीना का बीज है, दूसरों को समझता है वो सब छोटे हैं, चाहे खुद वो 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमा रहा, लेकिन वो कहता है मैं बड़ा अमीर हूं। उसकी कोशिश होती है मैं जाऊं किराए पे तो बड़ी गाड़ी लेके जाऊं, रोब डालूं कि मैं आपसे बड़ा हूं, आप सब लोग छोटे। जाके बैठेगा घर में, एक एसी होगा, कहेगा मेरे घर में 10 एसी लगे। वो इससे खुशी महसूस कर रहा है, हालांकि ये खुशी वाली बात नहीं है, झूठ बोल रहा है, ऐसा है ही नहीं है, हकीकत भी नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो आप प्लाटिनम देंगे फिर तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आज का जो रूब्रिक है, माइंड रूब्रिक, वो है ऑफिसर। ऑफिसर दैट ही इज, कि वो ऑफिसर है। आपके पास कितने पेशर होते हैं, एक तो एक्चुअल ऑफिसर भी होते हैं। एक्चुअल ऑफिसर है, ग्रेड 18 है, 17, 19, 20, 21, 22 आपके पास आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, एमएनए आते हैं, एमपी आते हैं। लेकिन मैक्सिमम की आदत कितनी अच्छी होती है, बड़े अदब से मिलेंगे, अदब से बात करेंगे, इज्जत देंगे, इज्जत लेंगे, है ऑफिसर। लेकिन ये जिस ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, ये अमूमन ऑफिसर होता नहीं है, अपने आप को ऑफिसर समझता है। कांस्टेबल होगा तो ऐसा घर में रहेगा, ऐसा शो करेगा कि मैं डीआईजी। आपके क्लिनिक में आएगा तो ऐसे आएगा कि मैं बड़ा बिजी, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर, मैंने टाइम नहीं लेना, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, मुझे टाइम बताएं, मुझे डॉक्टर से मिलवाएं, मेरी बात करवाएं डॉक्टर से। डॉक्टर क्यों नहीं फ़ोन नंबर अपना दे रहा, वो क्यों नहीं उठाएगा फ़ोन नंबर, ऑफिसराना बात करेगा। ऐसा हमारे हर 10-15 मरीज के बाद एक आ जाता है। तो अब देखेंगे इस तरह आता है, ये उसके माइंड में चला गया कि मैं ऑफिसर हूँ, हालांकि वो ऑफिसर नहीं है। कई तो ऑफिसर हो के ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए भी वही दवाई है, लेकिन जो ऑफिसर होके नहीं कर रहा उनके लिए भी दवाई, लेकिन दोनों दवाई में फर्क आ जाता है। जो ऑफिसर हो के कर रहे हैं उनके लिए और दवाई है, जो ऑफिसर नहीं है और वो कह रहा है जी मैं ऑफिसर हूँ, मैंने ना अपॉइंटमेंट लेनी है, मैंने फ़ोन पे ही बात करनी है, मैंने फ़ोन पे आपसे टाइम लेके आ जाना है उस टाइम, और उस टाइम क्लिनिक पे और कोई ना हो, डॉक्टर हो, मैं हूँ, और मेरे पास बैठने का टाइम नहीं, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, शो कर रहा है। तो उसकी दवाई है क्यूप्रमेट। हमारे में देखें, सिंपल बड़ी दवाई है क्यूप्रमेट, वो आपको देनी है। कहाँ क्यूप्रमेट हम देखते हैं, क्यूप्रमेट तो स्पाज्मोडिक पेन्स के लिए है, क्यूप्रमेट तो स्टिफनेस के लिए है, क्यूप्रमेट तो फिट्स के लिए है, क्यूप्रमेट तो एपिलेप्सी के लिए है, क्यूप्रमेट तो आपके काल्व्स में होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके लिए है। लेकिन कहाँ गया माइंड, माइंड में है कि वो ऑफिसर समझता है अपने आप, हमेशा ऑफिसर समझे। ये नहीं कि आपके क्लिनिक में, कहीं भी, घर में भी ऑफिसर है, ऑफिस में क्लर्क है, लेकिन बातें ऑफिसरों वाली, जेस्चर ऑफिसर वाली, चाल ऑफिसर वाली, बात ऑफिसरों वाली। इंग्लिश के 4 लफ्ज आते हैं उनको, जब उनसे इंग्लिश शुरू करो तो आगे 6 जुमलों के बाद उनके पास जुमले खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो 4-6 जुमले उन्होंने याद किए हुए हैं, ऑफिसर बने हुए। तो उसके लिए जब आप क्यूप्रमेट देंगे
अब देखें, आपने बड़ी दवाइयाँ दी, जैसे हमने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नहीं ठीक हो रहा, कितनी दवाइयाँ दी, आप दें क्यूप्रोमास और क्यूप्रोमेट दें, फिर आप देखें कि वही आदमी अगली दफ़ा आएगा तो ऑफिसर नहीं होगा, आर्जी में आएगा, बिल्कुल स्लो होके आएगा, आराम से आएगा, इज्जत करेगा, इज्जत करवाएगा, तो उसको फर्क भी पड़ना शुरू हो जाएगा। अब चलो जी ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं है, आपका अस्थमा का मरीज आ गया, अस्थमा नहीं ठीक हो रहा, और अस्थमा के अमूमन क्या, ओ जी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चों पे तरस आता है, और जी 5 साल हो गए मैं टीका खा रही, और जी 7 साल हो गए, पता नहीं कौन कौन सी इनहेलर है, पता नहीं कौन कौन से नाम, हमें तो नाम भी नहीं आते, वो कौन सी इनहेलर हैं, किस कंपनी के हैं, कुछ स्टेरॉइड है, क्या ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। भाई उनके माइंड को देखें, उनकी देखें आपने, हालांकि वो अपने तौर पे भी दवाइयाँ खा चुके हैं, एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे चुके हैं, नहीं फर्क पड़ रहा ना। अब आपके पास आए हैं कि हमने सुना है होम्योपैथी की बड़ा अच्छा इलाज है, और बड़ा देर बाद इलाज है, और जड़ से मर्ज को उखाड़ता है, तो उखाड़ता है। आपको फिर माइंड में देखना पड़ेगा, अगर माइंड में अभी तो सिर्फ मैंने ऑफिसर की बात हो रही कि दैट ही इज, तो ऑफिसर अगर आ रहा है तो उसको चाहे वो दमा है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे कोई उसको ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई पेम्फिगस है, कोई स्किन की डिजीज है, कोई एक्जिमा है, कोई विटिलिगो है, कैंसर है, लिवर उसका काम नहीं कर रहा, ब्लड कैंसर है, तो आपको जब देखना पड़ेगा कि उसके माइंड में क्या है, तो माइंड की जब मेडिसिन दे के फिर आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम देंगे, तो देखेंगे कि वही मेडिसिन अब काम भी कर रही है। तो क्यूप्रामार्स इंशाल्लाह काम करती है, और वो आप दे के देखिए करेगी, इस पे मायूस नहीं हो सकते, कोई ऐसी बात नहीं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब अगर यहाँ तक कोई किसी ने कुछ सवाल करना हो तो मुझसे कर सकता है, जैसे माइंड क्या है कोई भी। सर ये नेगेटिव थॉट जो आते हैं इसकी कौन सी मेडिसिन आती देखिए नेगेटिव थॉट्स तब आते हैं जब आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप किसी चीज़ पे सोचते नहीं हैं, हर वक्त नेगेटिव थॉट सोचेंगे और नेगेटिविटी की तरफ सोचेंगे, फिर मायूसी होगी। इसके लिए आपके पास आरएमएट है, आपके पास सल्फर है, आपके पास एनाकार्डियम है, कि नेगेटिव थॉट्स वाला कभी डिसाइड नहीं कर सकता जल्दी, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ही वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव ट्रैक पे जा रहा है। तो नेगेटिव थॉट्स वाले को एनाकार्डियम सल्फर आप दें, आरामेट दें, इंशाल्लाह वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और कुछ सवाल किसी के ज़हन में माइंड के बारे में हो? कोई भी? फिर हम आगे चलते हैं। आज की हमारी जो मेडिसिन है वह है नफ्थालीनम। अब देखिए जो नेफ्थालीनम है ये हमारी कम यूज़ होती है, लेकिन या तो इसकी स्टडी कम हुई है, लेकिन जिस डॉक्टर के पास एक दफ़ा इसने काम किया तो उसके पास फिर इसने बहुत अच्छा काम करती है। ये है छोटी दवाई है, लेकिन अपनी एफिकेसी के हिसाब से बहुत बड़ी दवाई है, बहुत गहरी दवाई है, बड़े अच्छे रिजल्ट देती है। इसको हर पोटेंसी में खरीद के रखें, 30 से लेकर 200 1 mcm, ये आपको रिजल्ट बड़े मज़ेदार देने वाली है इंशाल्लाह। अब आप देखें कि ये बहुत अच्छी दवाई हमारे पास आता है, जिसको हम एलर्जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें एलर्जी है। अब एलर्जी अमूमन
ऐसे चीज़ को कहते हैं जो समझ ना आए, किसी काज पता नहीं चल रही, उसका एलर्जी है। अब हे फीवर के लिए बेहतरीन दवाई है। हे फीवर भी एक एलर्जी है। एलर्जिक रिनाइटिस, आपके नाक में सोजश हो गई है, और आप देखें कि मार्च अप्रैल का मौसम होता है, ये सोजश शुरू हो जाती है, एलर्जी शुरू हो जाती है, छींकें आएंगी, नाक बहेगा, खांसी आएगी, रनी नोज होगा, आंखों से पानी आ जाएगा। जैसे आजकल शुबे चश्म शुरू हुआ है, ये सितंबर अक्टूबर में मौसम चेंज होगा, हर आप देखेंगे 5-6 साल बाद शुबे चश्म शुरू हो जाता है। तो ये भी एक एलर्जी की एक है फीवर की एक सिम्टम है, नज़ला ज़ुकाम की एक सिम्टम है। तो हम इस सिम्टम पे इसको दवाई इसको इस्तेमाल करते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। वैसे आप देखें कि ये फीवर में हमारे पास इलाज बहुत अच्छा है, जिसको आमतौर पर एलर्जी कहते हैं। एलर्जी भी क्या होता है कि आपके नाक में खारिश शुरू हो गई, ज़रा सी कोई किताब आपने देखा झाड़ी, उसमें से डस्ट निकली और वो आपके नाक में जनाब गई और आपको छींकें आनी शुरू हो गई। जबकि साथ वाला बैठा है वो भी किताब वही खोल रहा है। आपने एक इकट्ठे दो भाइयों ने मिलके, दो बहनों ने मिलके एक पेटी खोली है, एक को छींकें शुरू हो गई, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, छींकों पे छींकें आ रही हैं, खराश हो रही है, आंखों से पानी। उसने कहा भी मैं तो ये पेटी में से कपड़े नहीं निकाल सकती, बॉक्स में से आप निकालो, मेरा हाल बुरा हो। तो दूसरी को क्यों नहीं? इसको कहते हैं एलर्जी, कि एक को है दूसरी को नहीं है। सबको हो तो चले कोई एपिडेमिक है, चले कोई वायरल हो गया है। इसमें कौन सा वायरल है कि इसका अपना कुव्वत मुदाफ़त कम हो गई, और कुव्वत मुदाफ़त क्या है? फ्राम नोज टू आपके लंग्स तक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो कुव्वत मुदाफ़त है वो इस केसेस में एलर्जी में कम होती है, और बहुत कम होती है। और हमारे पास मेडिसिन देखें, आप ट्यूबरकुलिनम दें अगर ख़ानदान से चल रही है। अमूमन ये होता है कि बच्चों को है, छोटे बच्चों को है, उसके वालिद को होगी, उसके दादा को होगी, ग्रैंडफादर को होगी, ग्रैंडमदर को होगी, आप देखें कि ग्रैंड अंकल को होगी, चल रही है। अगर ऐसी हिस्ट्री आए तो फिर आप ट्यूबर और कार्सिनोसिस देंगे, क्योंकि ये इनहेरिट कर रही है, ये आप जीन में आ गई है। वो जीन म्यूटेशन ऐसी हुई है ग्रैंडफादर में कि वो जीन अभी तक आगे आते आते अपनी असली सूरत हाल में आएगी तो मुकाबला करें। तो वो आपको जब ट्यूबर देंगे, कार्सिनोसिन देंगे, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन देंगे, मेडोरिनम देंगे, तो फिर आप ये समझें कि आप उसके जीन का भी इलाज कर रहे हैं, उसके डीएनए का भी इलाज हो रहा है। जी जी हाँ, और ये होम्योपैथिक दवाइयों से हो रहा है। हमारे होम्योपैथिक में मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा इलाज है वेदर एलर्जी का। चेंज ऑफ वेदर है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, चेंज ऑफ सीजन है। और आप ये देखें कि इसमें अगर बारिश आ रही है उसकी भी दवाई हमारे पास है। ऐसी भी मेडिसिन है कि ऐसे भी मरीज मिलेंगे कि बारिश हो रही, गुजरखान में यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, उसे यहाँ आना है अभी 1 घंटे में, लेकिन यहाँ पे उस मरीज को पता चल गया कि कहीं पे बारिश, कहीं पे तूफान आ गया है और मुझे यहाँ पे सिम्टम आ गए। वो कैसे आ गए? वो इतनी दूर में देखा कोई बारिश जहलम में हो रही, इसको यहाँ पता चल गया। इतनी सेंसिटिविटी होती है आपके डीएनए की, आपके जीन की, एक्सेप्ट करता है वो मौसमी चेंजेस, वेदर चेंजेस करता है। अब कई मरीज होते हैं धूप में नहीं जा सकते, एलर्जी फ्रॉम हीट, एलर्जी फ्रॉम सनलाइट, एलर्जी फ्रॉम लाइट, नहीं जा सकता, फोटोफोबिया हो गया और मसले हो गए। तो उसके लिए देखिए, अगर जो जाते हैं, मुझे याद आ गया कि ऐसे भी पेशेंट हैं कि जब वो सूरज की रोशनी में जाएंगे तो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। हे फीवर की बात कर रहा हूँ, उनको सूरज की रोशनी से, हालांकि ना वो ठंड है ना वो सर्दी का एहसास है, कि गर्मी से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा अगर आपके पास आता है तो मर्कसल एक ऐसी बेहतरीन दवाई है कि आप इसको अकेले भी देंगे, इंडिविजुअली भी देंगे तो उसकी छींकें बंद हो जाती है। इतनी उसकी कुव्वत मुदाफ़त
छींकों की पूरी कर देता है, मर्कसाल। और मेरे ख्याल में हमारे पास और मेडिसिन हैं, जैसे आपके देखें कि सेंसिटिविटी फ्रॉम सनलाइट है, सन हीट है, हमारे पास बहुत सी दवाइयाँ हैं। और लेकिन छींकों के लिए मेरे ख्याल मर्कसाल है या एक आध और है, लेकिन मर्कसाल आजमाई हुई है, वो आप दें इंशाल्लाह वो काम करती है। वैसे आप देखें कि फ्रॉम सनलाइट जैसा हीट से आपकी नेट्रम कार बड़ा अच्छा काम करती है, और नेट्रम में और बाज़ का एक्सीलेंट काम करती है, और एंटम क्रूडम इसमें बड़ा हीट में काम करती है। फिर सोल मेडिसिन है, वो बड़ा अच्छा काम करती है, आप ये दें साथ साथ, तो हीट से जो प्रॉब्लम है या सन हीट से जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाती है इंशाल्लाह। इसके साथ आप देखें कि एलर्जी होती है मार्च अप्रैल की, कोई पोलन एलर्जी कहता होगी, लाजमी होगी। आपको कोई प्लांट एलर्जी है, ठीक है, ऐसे प्लांट लग जाते हैं कि उससे आपको छींकें शुरू हो जाएगी, नज़ला शुरू हो जाएगा, बात का इतनी शिद्दत हो जाती है कि उस आदमी को वो शहर छोड़ना पड़ता है। कितने ही आदमी आए, कितनी औरतें हैं कि जब इस्लामाबाद में हमें प्रॉब्लम हो जाती है और हमें इस्लामाबाद छोड़ना पड़ता है, 1-2 महीने के लिए हम चले जाएं अपने किसी रिश्तेदार, लाहौर चले जाएं, ठीक हो जाता है। तो हमारे पास उसकी मेडिसिन भी है, क्यों लाहौर जाएं। लेकिन आप ये देखिए कि कई डॉक्टर कहते हैं एलर्जी है जी, अच्छा जी, स्नीजिंग है, रनी नोज है, और आपकी रेनाइटिस है, आपको फोटोफोबिया हो गया है, आपको ऑप्थाल्मिया हो गया है, आपको सर दर्द है, आप ऐसा करें, आपको डस्ट एलर्जी है कि अपनी कारपेट घरों से उठा दें। कारपेट उठा दी और जी फिर भी ठीक नहीं हो, फिर भी जब हमने डॉक्टर साहब ने कहा था कारपेट उठा दें, कि हम फिर भी ठीक नहीं हो रहे। अच्छा जी, फिर क्या करना है, अब पर्दे भी आप हटा दें। पर्दे भी हटा दिए, बच्चे फिर बीमार, घर का जो एक बंदा फिर बीमार। कौन सी डस्ट एलर्जी है भी। अच्छा जी, फिर अगर कोई पेट्स रखे हैं, कोई बिल्ली है, कुत्ता है, जानवर, उसको भी हटा दें, उसको भी, परिंदों को भी निकाल दिया, फिर भी वही का वही। अब आप ये देखें कि आपने तो कुव्वत मुदाफ़त पूरी करनी है ना। मुझे समझ नहीं आती, या फिर हो सकता है मेरा भी ये नहीं इतना है कि मुझे समझ नहीं आती कि एक घर के 7 फर्द हैं, सिर्फ एक बीमार है, वही कारपेट, वही पर्दे, वही पेट्स, वही ऑयल, वही आटा, वही घी, वही मसाले, बाकी सारे ठीक है, तो एक को क्यों है भाई। इस पे क्यों नहीं रिसर्च करते, इस पे क्यों नहीं करते। होम्योपैथी रिसर्च करती है ऑन दी, स्पेशली ऑन द इंडिविजुअल्स। कार्डियोसेंक्रिसी किस में है, होम्योपैथी में, कि हर मरीज की अलग सिम्टम होगी, उस पर आप दवाई दें, चाहे वो थर्मल में हो, चाहे वो मेंटल पे हो, चाहे कहीं भी हो। कि उस पर देते हैं तो वही पर्दे, वही कारपेट, वही पैड्स। मेरे पास एक पेशेंट है बहुत अर्सा पहले, डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा जी मेरा दमा ठीक नहीं होगा। मैंने बहुत मेडिसिन खाई, मैंने बहुत पंप इस्तेमाल किए, मैंने इनहेलर इस्तेमाल किए, मैं ऑक्सीजन लगाता हूँ, मेरा ठीक नहीं हो रहा। मुझे सांस घुटन होती है, बिल्कुल मेरा सांस रुक जाता है, मुझे लगता है आखिरी सांस नहीं आएगा, अगला सांस नहीं आएगा। इसकी एक्यूरेट बड़ी अच्छी मेडिसिन एपिसमेल्फी का, कि जो मरीज़ चाहे किसी वजह से उनके सांस रुकें, चाहे एलर्जी की वजह से, चाहे अस्थमा की वजह से, अगर वो कहना है मुझे अगला सांस नहीं आएगा, तो एपिस बड़ा अच्छा काम करती है, और बहुत अच्छा करती है। उस पर एपिस भी काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, रूट काज कुछ और थी, उसकी एक स्पेसिफिकली रूट काज थी। जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो कहता जी मेरी जो दुकान है वो परिंदों के बाजार में है, ये बोर्ड बाजार के साथ है इकबाल रोड, वहाँ कम अज़ कम कोई मतलब 40-50-60 दुकानें हैं परिंदों की, उसके साथ ही उसका क्लिनिक था। मैंने फिर उसको दी परिंदों के एलर्जी, परिंदों की दमा, परिंदों की जो टीबी होती है उसकी दवाई अवैरी, वो उसको 30 थी, मेरे पास 30 दी, उसे चंद दिन खाए वो ठीक हो गया। कौन सी सर, अवैरी तो कौन सी पोटेंशियल 30 में थी, 30 में, वाई 30 में उस वक्त थी, वो दी उसको, 10-15 दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसका दमा वो सब कुछ ठीक हो गया।
इसलिए हमारे पास बेहतरीन मेडिसिन है। आप देखिए ना, अगर छींकों के लिए है फीवर की, क्योंकि ये दूसरे जो सिस्टम है सारे नाकाम है, जो ट्रीटमेंट है उसमें नहीं है। ठीक है, होम्योपैथी में मैं नहीं कहता कि 10 में से 10 मरीज ठीक होते हैं, लेकिन इस केस में वेदर एलर्जी में हमारे पेशेंट ज़्यादा ठीक होते हैं, इंशाल्लाह होते हैं। इसके लिए अगर देखिएगा, अगर छींके हैं, आपने ट्यूबर दी, अगर पीसेस इनहेरिट कर रहा है, फैमिली में आ रही है, आपने ट्यूबर दी, आपने कार्सिनोसन दी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिम्टम अगर छींके लगातार आ रही हैं, आप सबाडिला दे दें। अगर छींके ज़्यादा आती है सुबह उठने पे, आप अमोनियम फास्ट दे दें। अगर गले में बड़ी खराश है, बहुत खराश है, आप बीथिया दें। अमूमन खर गले में खराश होती है, और अगर गले में बहुत खराश है, आप रंडो दें, खराश भी ठीक होती है। पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, पोस्ट नेजल कटार, इन दवाइयों से ठीक हो जाता है। या आप शकरोलियम ना दें, हेपाटिका दें। अगर फीलिंग ऑफ समथिंग इन थ्रोट, कि कोई चीज़ यहाँ पे जम गई है अंदर और पता नहीं वो कहाँ जमी हुई है, निकल नहीं रही, तो आप हेपाटिका दें, वो बड़ा अच्छा काम करेगी। तो एलएम सीपा दें। अगर वो बाहर जाके बेहतर हो जाती है, कमरे में ज़्यादा होता है, तो एलएम सीपा दें, पल्सरटिला दें, ट्यूबर दें, वो ठीक हो जाएगा। अगर उसको सर्दी लग रही है, चाय पी के उसको बेहतरी होती है, और सैनिकल दें। अगर आंखों में जलन है, जूफ्रेजिया दें। फिर पोथोल्स, आप डस्ट एलर्जी सबको दे सकते हैं, मैं देता हूँ। अगर कोई डस्ट का कहे, पिछली जो मेरा पैटर्न है वो मिला के पोथोल्स मेरी साथ होती है। अगर कोई पोलन है तो पोलन 30 में या 200 में मैं देता हूँ, और रिजल्ट अच्छे होते हैं। लैक्सिस है, अगर गर्मी बहुत लगती है, कि गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, और तंग कपड़े नहीं बर्दाश्त, तंग माहौल नहीं बर्दाश्त, तंग कमरा नहीं बर्दाश्त, उनको आप ये दें। किचन में नहीं काम सकते, पल्स वाले, एक्सिस वाले, एंटीक्लूडम वाले, ये किचन में काम करना इनके लिए मुश्किल होता है, आप ये दें, तो इंशाल्लाह इनका ये है फीवर जो है और ये जो एलर्जी है ठीक हो जाती है। हीटर की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, हीटर के आगे बैठना मुश्किल हो जाता है। हीटर की गर्मी और स्टोव की गर्मी के लिए स्पेशल एंटीक्लूडम है, एट्रम कार्ब, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो बर्दाश्त कर सकते हैं, अर्सेनिक है, सिलिशिया है, सोराइनम है, ये बर्दाश्त कर सकते हैं। सर एक मरीज है, वो कहता है कि जब भी बारिश होती है तो मुझे अपनी पेशाब की रुकावट बन जाती है और टेस्टिस मेरे सूज जाते हैं। देखिए, अब सिर्फ वर्स बाय रेन है ना उसको। जैसे ही वो बारिश शुरू होती है, बारिश के दरमियान होती है। अब बारिशें 2-3 किस्म की इसमें है एलर्जी में। आप जैसे पहले बताया कि अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो गुजर खान में बारिश है, तो फिर उसकी दवाई कैलकेरिया फास है, रस्टॉक्स है, कि कहीं भी बादल आ जाएं, और अभी यहाँ पे बादल चमके नहीं, अभी आए नहीं, अभी गरजे नहीं, तो कैलकेरिया फास है। और अगर रस्टॉक्स है, अगर गरज चमक शुरू हो चुकी है और उससे खौफ भी है, फिर आपके पास फास्फोरस है, फिर रोडेंड्रान है, फिर इलेक्ट्रिसियस है, वो आप दे 30 में। इलेक्ट्रिसिटी इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाते हैं। और अगर बारिश का खौफ है, फियर फ्रॉम रेन, फिर उसकी दवाई नाजा है। वो चाहता बारिश हो ही ना, बिल्कुल वो चाहता बारिश हो ही ना, बिल्कुल। और अगर कुछ लोग चाहते हैं कि बारिश हो, के लिए नेट्रम में हो रहा है, जो चाहते हैं बारिश हो के लिए फ्लोरिक एसिड है। अच्छा जी, अब ये देखें कि पाइलोनेफ्राइटिस के लिए ये बड़ा अच्छा काम करती है, कि आपके किडनी में अगर सोजिश है, उसके टेक्सचर में सोजिश आ गई है, तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। हालांकि जबकि हमारे पास मरकार है, मर्क साल है, काली म्योर है, हमारे पास जिंजबर है, ये भी बड़ा अच्छा काम करती है। फास्फोरस है, एपिस है, एपोसाइनम है। क्योंकि इसमें क्या होता है पाइलोनेफ्राइटिस में, कि आपका पेशाब में प्रॉब्लम होगी, प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी, और प्रोटीन आने का मतलब है कि ये फिर एकदम ठीक नहीं होगी, थोड़ा टाइम लेगी। और प्रोटीन आने का मतलब है कि आपके किडनी इफेक्ट हो चुके हैं। और अगर आपकी झाग बन रही है,
तो फिर समझें कि आपकी इलाज लंबा है। पेशाब में अगर झाग बनती है और झाग 5 मिनट से ज़्यादा रहती है, 10 मिनट से ज़्यादा, तो मसला सीरियस है। अभी उसकी आप देखें कि उसके जो पैरामीटर दूसरे हैं, जो आपके क्रिएटिनिन है, यूरिया है, आपका एच बी है, जी एफ आर है, ई जी एफ आर है, वो भी डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन हो सकते हैं। तो अगर उसको बस आनी शुरू हो गई है और 10 मिनट से सॉरी फोम बन रहा है, पेशाब में झाग बन रही है, इसको फुराती यूरिनेशन कहते हैं, अगर वो बन रहा है 10 मिनट से ज़्यादा रहा है तो बिल्कुल किडनी का प्रॉब्लम है। और अगर 10 मिनट नहीं 1-2 मिनट में ख़त्म होता है तो फिर किडनी का इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई यूटीआई प्रॉब्लम है, कोई सिस्टाइटिस है, कोई स्टोन है, कोई और इस तरह की प्रॉब्लम, पेट में कीड़े हैं, ऐसे बच्चों को भी फिर प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए भी नेफ्थालीनम काम करती है। वैसे उसके लिए एपिस, नेफ्टामेर और एल्ब्यूमिन 30 में बड़ा अच्छा काम करती है। कार्टिसोनम 2 या 200 में वो काम करती है। ट्यूबरकुलिनम बड़ा अच्छा काम करती है। इन्फ्लुएंसम काम करती है और स्ट्रेप्टोकॉक्सी। ये जिन बच्चों को अमूमन एल्ब्यूमिन आती है तो वो उसमें अमूमन उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी रहती है, और नज़ला ज़ुकाम अगर खांसी है ट्यूबर इन्फ्लुएंसम स्ट्रेप्टोकॉक्सी ये देंगे, केस कंट्रोल हो जाएगा। स्पाज्मोटिक अस्थमा होता है इसमें। स्पाज्मोटिक अस्थमा क्या कि उसमें तशन्नुज आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, खींच खींच के सांस लेगा, मुश्किल से लेगा, खांसी लटक जाएगी। जैसे सीओपीडी की भी ऐसे केस होते हैं, उसमें भी ये चीज़ हो जाती है। तो उसमें भी ये काम करती है, इसमें भी बड़ा अच्छा काम करती है, और इसमें अच्छा काम करती है। गोनोरिया है उसमें बड़ा अच्छा काम करेगी। अब इसके आप देखें कि ये कीड़ों के लिए, बच्चों को जो कीड़े है उसके लिए बड़ा अच्छा काम करती है। आपके पिन वर्म्स हैं, आपके थ्रेड वर्म्स हैं, उनमें काम करेगी। और एक है गिनी वर्म, गिन्नी, GUINEA। ये वर्म पता है किस तरह की, ये क्या होते हैं? पिन वर्म पता होगा, थ्रेड वर्म पता होगा। तो गिन्नी वर्म जो है ये आपके जिस्म से किसी हिस्से से भी निकल सकता है, जबकि बाकी वर्म आपके रेक्टम से निकलते हैं, विजाइना में चले जाते हैं बच्चों के। लेकिन ये जो गिन्नी वर्म है ये आपके यहाँ से निकल आएगा, सुराख होगा, आप समझिए कि फोड़ा पिंसी बन रहा है, तो दाना भरा देखेंगे तो वो 4 इंच 5 इंच लंबा कीड़ा बन रहा है, टांग में से आ गया, पाँव में से आ गया, उसकी भी बेहतरीन दवाई है। एलोपैथी के दूसरे भी वो डीवार्म करते हैं, लेकिन डीवार्म करने से होता है कि आप एक दफ़ा उसको ख़त्म करते हैं, मारते हैं, लेकिन उसकी वजह दूर नहीं होती। जबकि हमारी दवाएं जैसे सायना बहुत अच्छा काम करती है, आप दें, जिसमें बच्चा हमेशा उल्टा लेटता है। मेडोरियम काम करती है जिसमें बच्चा अपनी कोहनियों और घुटनों के बल सोता है, लेटता है, मेडोरियम काम करती है। फिर सेंटोनाइन, आप देखें कि ऐसे बच्चों में जिद होती है, फिर फिट्स पड़ते हैं, फिर उनके कमज़ोरी होती है, आंखों के आगे हल्के होते हैं, स्ट्रब इसमें हो जाता है, स्किन बंद हो जाते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन काम करती है। उसमें आप दें सेंटोनाइन दें, नेफ्सालीनम भी काम करती है। फिर फिलिक्स मास है, आप हर कीड़े वाले बच्चों को फिलिक्स मास देंगे। फिलिक्स मास में ऐसी पावर है कि वो जो कीड़ों की खुराक बनती है उसको ख़त्म करती है, डिमिनिश करती है। इसके अलावा आप देखें कि ये हाँ बड़ों को भी दें। अब बच्चों को अमूमन ज़्यादा होता है लेकिन बड़ों को भी होता है, तो आप बड़ों को भी दे सकते हैं बिल्कुल, और अच्छा काम करती है। अब ये देखिए कि ये इसका पेशाब भी काले रंग का होता है, इसको बेलानाइटिस भी हो जाता है। बेलानाइटिस क्या होता है कि पेशाब वाली जगह की आगे जो होती है उसमें सोजस, उसको भी ये काम करती है। एक बेल्फ्राइटिस होता है, इसकी आंखों की भी बहुत सी अलामतें हैं। बेल्फ्राइटिस होती है कि आपकी पित्तों की, आईलिड्स की सोजस, लेकिन बेलानाइटिस में ये अच्छा काम करती है। बेल्फ्राइटिस में आपकी ग्रेफाइटिस है, मेजेरियम है, वो बड़ा अच्छा काम करती है। इसके साथ देखें कि सक्लेरा में बड़ा अच्छा काम करती है। सक्लेरा, SCLERA, सक्लेरा कहते हैं आपकी आइज की ये वाइट जगह को। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ये दवाई का वहाँ काम करती है। क्या काम? पोटेशियम है,
टेरिजियम क्या होता है कि आपके सफ़ेदी वाले हिस्से पे गोश्त आना शुरू हो जाता है, आप उसको दें इंशाल्लाह वो ठीक होना शुरू हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ये ठीक होता है। इसके बाद आप देखें कि आँखों की 3 लेवल होते हैं, 3 तह, 3 पर्दे हैं। एक स्क्लेरा है, एक कोरमाइड है और एक रेटिना है। स्क्लेरा फ्रंट वाला, कोरमाइड अंदर मिडल और पीछे रेटिना। जो मेन प्रॉब्लम है रेटिना की, रेटिना डिटैचमेंट ऑफ रेटिना की बड़ी अच्छी दवाई है, ये अटैच कर देती है दोबारा उसको। ये आंखों की बहुत सी तकलीफों के लिए काम करती है। लैक्रिमल डक्ट आपकी बंद हो गई है, उसमें काम करेगी। लैक्रिमल ग्लैंड आपका बंद हो गया, उसका छोटा सा ऑपरेशन होता है, सुई से ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। आपको कैटरेक्ट है, उसमें अच्छा काम करती है। ग्लोकोमा है, काला मोती, उसमें बड़ा अच्छा काम करती है और बहुत अच्छा काम करेगी। और आप ये देखिए कि होम्योपैथी में आंखों की तो बहुत सारी है। आपकी अगर आंखें टेढ़ी हो रही है, जिसको स्क्विंट कहते हैं, स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, कि अगर आपकी आंखें बाहर की तरफ है, डाइवर्जेंट है, तो और दवाई है। अगर अंदर की तरफ है, कन्वर्जेंट है, उसकी और दवाई है। हमारी पलकें अगर बाहर को आ रही हैं और अंदर को जा रही हैं, उसकी और दवाई। आंखों में बड़ा होम्योपैथी ने इसको किया हुआ, इस पर आप स्टडी करें तो आप एक बड़े अच्छे आई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। कैटरेक्ट दूर करती है। कैटरेक्ट के लिए देखें कि कास्टिकम कैल्केरिया फुल, ये आपने सुनी है, बहुत अच्छा काम करती है। जिंकम सल्फ बड़ा अच्छा काम करती है। जिंकम फास्ट बड़ा अच्छा काम करेगी इस पर, वो कमजोरी की वजह से। फिर सिलेशिया से बड़ा अच्छा काम करती है। फिर ये अगर नज़र वीक हो गई है, आपकी नज़दीक की नज़र है, शॉर्ट साइटेड है, आपकी फार साइटेड है, उसमें भी अच्छा काम करती है। क्योंकि आप देखें कि रूटा, और आप उसको नहीं बोल सकते फाइसोस्टिग्मा को, वो आंखों की कमजोरी की बेहतरीन दवाई है। लेकिन इसके साथ साथ आप फेल होते हैं। कोई सिनेरिया डाल रहा है, सिनेरिया की आंखों की सफाई करती है और किसी किसी का वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ कैटरेक्ट दूर करती है। लेकिन कैटरेक्ट वेरी इनिशियल स्टेज जब गुजर जाती है, फिर ये काम भी नहीं करती इतनी ज़्यादा, लेकिन आंखों की सफाई अच्छी करती है। अगर ये गुजर गई है, इनिशियल स्टेज गुजर गई है, तो फिर आपकी कैल्केरिया फ्लोरा है, कास्टिकम है। मेरे पास एक MNA आए थे और उनको कैटरेक्ट था। वो सारे से आ रहे थे कि मैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा, डॉक्टरों के ऑपरेशन करें, लेकिन मैं ऑपरेशन से डर रहा हूँ, काफ़ी अर्सी पुरानी बात है। तो मैंने उनको देखा तो आंखें सुर्ख, बिल्कुल बिल्कुल बेलाडोना की। मैंने बेलाडोना CM की 6 पुड़ियाँ दी, आज और कल 3-3। और जब 5वें दिन आया, दवाई मैंने उसको 8-10 दिन की दी थी, 7वें दिन आया, कहता जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी सुर्खी, मेरा पानी, मेरा पेन और मेरा कैटरेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कैटरेक्ट में बेलाडोना अमूमन नहीं जाती, लेकिन यहाँ उसने काम किया क्योंकि सिम्टम थी, क्या काम करेगी। एक पर मेरे पास पेशेंट आई, कैंसर ऑफ आइज, तो वो ब्रिगेडियर साहब से उनसे उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे पास जब आई थी तो लिटरली नीचे बाउल रखा हुआ था, पस आ रही, आंख आधी बार। मैं परेशान हो गया, डरा नहीं, डरा मैं कभी नहीं किसी केस से, लेकिन परेशान हो गया कि इतनी ज्यादा पस हो एक छोटी सी आंख से, कौन सी अंदर फैक्ट्री लग गई है। लेकिन अल्लाह ने करना क्या हुआ, आज वो मेरे पास पेशेंट आती है, 15-20 साल पुरानी बात है, वो ठीक है, ओके। मैंने सिलेशिया CM की उसको दी थी 6 पुड़ी कि खाएं जनाब, वो बिल्कुल ठीक हो गई। एक और मेरे पास आती थी लड़की, उसकी आंख बाहर आई हुई थी, उनको कुछ पैदाइशी होती थी, आंख बाहर आई, और उससे सिर्फ कहा जलन इतनी है कि मैं आपको मैंने कहा हाथ जलते हैं नहीं, पाँव जलते हैं नहीं, यहाँ जलन होती नहीं, आपके जिस्म में जलन होती नहीं, आपकी ज़ुबान पे जलन होती नहीं, जब कहीं पे जलन नहीं होती तो एंथ्रेक्सिनम बड़ा अच्छा काम करती है। मैंने उसको एंथ्रेक्सिनम दी और एंथ्रेक्सिनम से उसकी जलन भी ठीक हुई, आंख वापस गई, और अभी वो 2-3 बच्चों की माँ है। तो हमारे पास इसका काम तो बड़ा ज़बरदस्त मेडिसिन करती है, कोई शक वाली बात नहीं। अगर अभी किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो मुझे कर सकता है। एस्टिग्माटिज्म हो, नेस्टैग्मस हो, जैसे आंखें अनकंट्रोल मूवमेंट होती हैं,
गैरिकस काम करती है, जसीमियम करती है। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ कि जब आप आंखों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो डिटैचमेंट ऑफ रेटिना है, चाहे आपका ऑप्थाल्मिया है, चाहे आपका कैटरेक्ट है, चाहे आपकी शॉर्ट साइटेड या फार साइटेड दूर है, जलसीमियम बड़ा अच्छा काम करेगी। आपको जसीमियम बीच में एक अब देनी पड़ेगी। ये ख़ास तौर पे जो मसल्स है आँख में, वहाँ बड़ा अच्छा काम करती है। जिनका खून का दौरानिया बढ़ जाता है, खून का दौरानिया, जी सर, प्रेशर, प्रेशर, खून का प्रेशर बढ़ता है, उनके लिए आपकी बेलाडोना दवाई है, उनके लिए एकोनेट दवाई है कि जो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर जब बढ़ता है, एस्कोलरसिप दवाई है। एस्कोलोप ऐसी दवाई है कि आपको अगर यहाँ पे महसूस हो रहा है ना कि कुछ चीज़ बाहर को निकल रही है, यहाँ महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ बाहर आना चाह रही है, यहाँ महसूस हो रहा है कुछ आ रहा है, तो एस्कोलरसिप बड़ा अच्छा काम करेगी। तो इस प्रेशर में भी एस्कोलरसिप काम करेगी। कईयों की आंखें ड्राई हो जाती है ऑपरेशन के बाद, या वैसे रस्टक्स उसके लिए बड़ा अच्छा काम करती है, बहुत ही आला काम करेगी। जी, ड्राई आइज के लिए नेट्रोम्योर, टैटम सर्फ, ब्रायोनिया रस्टक्स। नेट्रोम्योर क्या करती है कि जब कभी आपके किसी भी ऑर्गन में ऑस्मेटिक सिस्टम है पानी का, वो डिस्टर्ब हो जाए, वो रेगुलर करती है। नेट्रोम्योर पानी फालतू निकाल के बाहर फेंकती है। ब्रायोनिया जितनी आपकी अंदर मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, और जितनी छोटी से छोटी मेम्ब्रेन्स हैं, वो अगर ड्राई हैं, ब्रायोनिया वहाँ करती है, रस्टक्स वहाँ काम करती है। और अगर हमारे पास होती है वो ट्राकोमा, आंखों पे लगता है जैसे रेत आ गई है, वहाँ ये बड़ा अच्छा काम करती है। अर्जेंटम नाइट बड़ा अच्छा काम करती है, बहुत आला। आर्निका बहुत अच्छा काम करेगी। एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। एकोनाइट ऐसे काम करती है कि जैसे आंख में कुछ जरा पड़ गया, फॉरेन बॉडी कोई आ गई है, एकोनाइट बड़ा अच्छा काम करती है उसमें। और याद रखिए कि आंखों के और अमराज के लिए, वीकनेस के लिए आजकल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपकी लाइट्स इतनी दुकानों में जली होती हैं, आपके घरों में लाइट्स होती हैं, आपके मोबाइल की लाइट्स है, तो फिर सेनेगा भी आपको देनी पड़ेगी, फिर एलम सीपा भी आपको देनी पड़ेगी। ये आंखों के मसल्स को ताकत देने वाली दवाई है। इसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताए वो। फिर भी दे सकते हैं, फिर आपको रोज की एक दिन 30 है तो रोज की एक दिन पूरा पीना। 200 है, रोज की एक दिन पूरे 15 दिन 20 दिन। 1 है 10 दिन दें, CM है तो एक दिन दें, काम करेगी। तो इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर होगा वही 6 बजे, और नेट्रोम्योर पे। और फिर हम नेट्रोम्योर पे देखेंगे कि पानी की एकमुलेशन ऑफ पानी, ऑस्मेटिक सिस्टम, ऑस्मोसिस सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म में कैसे चल रहा है, और ये नमक का पानी में क्या किरदार है, और नमक का हमारे